कहानी की शुरुआत में बताया जाता है कि एक एस्ट्रॉइड के पृथ्वी से टकराने के 5 साल बाद दुनिया की 75% जनसंख्या खत्म हो गई। एस्ट्रॉइड के टुकड़े अभी भी एनवायरनमेंट में मौजूद थे, हवा दूषित हो गई है और बची हुई रेडिएशन अभी तक असर दिखा रही है। भूकंप और तूफान जैसी चीजें धरती पर आम हो गई है। इंसानों के पास बंकर में रहने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं। फिर हमें कहानी के मेन हीरो जॉन को दिखाया जाता है, जो कि अपने बंकर से निकलता है चीजों की तलाश में। और एक दिन उसे रास्ते में धरती से निकलता हुआ लावा दिखा और फिर जॉन वहाँ से किनारे के पास गया। तब उसे किनारे पर लाइफ बोट्स दिखी और उसे लगा कि वहाँ पर कोई मदद के लिए इंसान आए होंगे। फिर जॉन ने आकर लाइफ बोट्स को चेक किया, लेकिन बोट्स पूरी तरह खाली थी और पास में एक शिप भी था। तब जॉन शिप पे आया तो उसे अंदर मरे हुए लोग दिखे, जो कि वहाँ पर रेडिएशन के चलते मारे गए थे। तब जॉन अंदर का सामान ढूंढ रहा था। वहीं पर जॉन को बाहर से मैसेज दिया गया था कि उस जगह पर तूफान आ रहा है। और उसी शिप में जॉन को एक डायरी मिली, जिसमें उसने पढ़ा कि फ्रांस क्रेटन नाम के शहर में वातावरण ठीक हो चुका है और इंसानों के रहने के लिए वहाँ पर शहर बनाया गया है, जिसकी वजह से ये शिप उसी तरफ जा रहा था। लेकिन तूफान के चलते वो यहाँ पर आ गया। तब जॉन डायरी पढ़कर बाहर आया तो उसे बाहर रेडिएशन का तूफान दिखा, जो कि काफी खतरनाक था। उसे देखकर जॉन तेजी से भागने लगा और वो अपने बंकर में वापस आ गया। और वो एक ग्रीनलैंड के बंकर में था, जैसा हमने पहली फिल्म के अंत में देखा था। फिर अंदर हमें जॉन की वाइफ एली नजर आई और वह वहाँ के लोगों से मीटिंग कर रही थी, जिसमें पिछले 5 सालों में वहाँ पर रहने के चलते उनका खाना अब धीरे धीरे खत्म हो रहा था। जिसमें उनके साथ एक रोज नाम की साइंटिस्ट भी थी। और अभी भी वे लोग खाना बनाने के लिए बाहर नहीं जा सकते और ना ही बाहर से किसी लोगों को कांटेक्ट कर पा रहे थे। साथ ही तूफान के चलते उनके बंकर के आसपास की जमीन भी कमजोर हो रही थी, जिसके चलते बंकर में भी गड़बड़ हो सकती थी। और तूफान के चलते वहाँ पर कई बार भूकंप भी आ रहे थे। तब वहाँ पर बाकी लोगों को जानना था कि बाहर से दूसरे लोग मदद के लिए SOS सिग्नल भेजते हैं, तो क्या उन्हें ढूंढने के लिए अपने लोगों को भेजना चाहिए या नहीं। तब उनमें से एक आदमी ने कहा कि हम लोगों के पास रहने के लिए अब ज्यादा जगह नहीं है और हमारा खाना भी खत्म हो रहा है, तो हमें दूसरे लोगों की मदद नहीं करनी चाहिए। लेकिन वहाँ पर एली के साथ बाकी लोगों को लग रहा था कि वो दूसरे लोगों को मरने के लिए नहीं छोड़ सकते और उन्हें मदद के लिए अपने लोगों को भेजना चाहिए। तब वहाँ पर सभी लोगों ने एली को काफी सपोर्ट किया। फिर हमें जॉन नजर आया, जो कि बंकर के अंदर की सभी चीजों को अपनी इंजीनियरिंग नॉलेज से ठीक कर रहा था। और फिर रात होने पर जॉन ने आकर उसके परिवार और उसके दोस्तों से मुलाकात की, जिसमें जॉन के साथ एली और उसका बेटा नेट भी था, जो कि अब काफी बड़ा हो चुका था। साथ ही नेट भी उसके पिता की तरह बंकर से बाहर जाना चाहता था। लेकिन जॉन को ये बात पसंद नहीं। उसने उसे गुस्से में कहा कि तब तुम बड़े हो जाओगे तो तुम्हें पहले ट्रेनिंग लेनी होगी और उसके बाद ही तुम बंकर से बाहर जा पाओगे। लेकिन नेट को ये चीज अच्छी नहीं लगी। फिर वहाँ से सभी लोग रात को साथ में डांस करने लगे। अगले दिन वहाँ पर सबने देखा कि बाहर कुछ लोग आए थे, जो कि मदद मांग रहे थे। तब वहाँ पर सबने उन्हें अंदर लेने के बारे में सोचा, लेकिन वहीं पर बाहर से तूफान के चलते बंकर में गड़बड़ होने लगी और तूफान के चलते बाहर भूकंप आया और वो बंकर को तबाह करने लगा, जिसकी वजह से अंदर की चीजें सभी लोगों पर गिरने लगी और वहाँ पर एक के बाद एक आदमी घायल होने लगे। तब वहाँ पर जॉन सबकी मदद करने लगा और आखिरकार उसने अपने परिवार को ढूंढ लिया। फिर वो वहाँ से सभी लोगों के साथ रेडिएशन से बचने के लिए मास्क पहनकर बंकर से बाहर आ गया। तब उनको वहाँ पर रोज मिली, जो कि घायल थी। फिर तीनों ने रोज को भी अपने साथ लिया और फिर जॉन वहाँ से सबको बीच पर ले गया, क्योंकि वहाँ पर लाइफ बोट थी। लेकिन सभी लोग लाइफ बोट में बैठना चाहते थे, जिसकी वजह से वहाँ पर बहस हो गई। कुछ बहस के बाद जॉन अपने परिवार को साथ लेकर लाइफ बोट में बैठ गया, लेकिन एक आदमी ने वहाँ से बोट बंद कर दी। जब वो आदमी अपनी बोट को लेकर आगे बढ़े, तभी वहाँ पर एक काफी बड़ी सुनामी आई। लेकिन उसके चलते बंकर में बाकी लोग सुनामी में फंसकर वहीं पर मारे गए और जॉन अपने कुछ लोगों के साथ बोट में बच गया था। फिर एक आदमी बोट को चलाकर लेकर जा रहा था। तब जॉन ने देखा कि समंदर के अंदर हवा काफी साफ थी, जिसकी वजह से सबने अपने मास्क हटा दिए। लेकिन जॉन को वहाँ पर प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि वो रेडिएशन में पहले भी काफी बार रहा था। फिर वह जॉन ने सबको बताया कि उसने फ्रांस के केटरर शहर के बारे में सुना है और वहाँ पर लाइफ पॉसिबल है। फिर वो बताता है कि हम लंदन से होते हुए फ्रांस शहर तक जा सकते हैं और उसकी बात से सारे लोग सहमत थे, तो अपनी बोट को उसी तरफ घुमा लेता। और फिर काफी दूर चलने के बाद बोट खराब हुई, लेकिन जॉन ने अपनी इंजीनियरिंग स्किल से उसको ठीक कर दिया, जिसकी वजह से उन लोगों में एक उम्मीद आई और वो आगे बढ़ते जा रहे थे। और रात में नेट तारों से भरा हुआ ब्रह्मांड देख के काफी खुश हो रहा था। अब उन्हें चलते चलते एक हफ्ता गुजर गया था, लेकिन अचानक से बोट में फिर गड़बड़ हुई। जब जॉन ने बाहर आकर देखा तो उनका बोट एक काफी बड़ी बिल्डिंग के ऊपर फंसा हुआ था और वो लोग इंग्लैंड के एक शहर में थे, जो कि फिलहाल पानी में डूब चुका था, जिसकी वजह से जॉन को अपने लोगों के लिए आगे बढ़कर एक शेल्टर ढूंढना होगा। फिर वो सभी लोगों को लेकर आगे बढ़ा और एक जमीन पर आ गए। फिर आगे चलने के बाद उन्हें कुछ इंसान दिखे, जो कि बाकी एक मार्केट जैसी जगह पर थे और वो लोग वही रहते थे, क्योंकि उन्हें गवर्नमेंट ने पहले पार्ट में नहीं चुना था। लेकिन वो लोग
प्रलय के टाइम पर बच गए थे और दूसरी तरफ गवर्नमेंट के चुने हुए लोगों के लिए एक मिलिट्री बेस था। फिर जॉन वहाँ पर जाने के लिए आगे बढ़ा क्योंकि उन्हें पहले पार्ट में भी चुना गया था। उन्होंने अपना आईडी दिखाया तो वहाँ पर ऑफिसर ने जॉन के परिवार को अंदर लेने का डिसाइड किया, लेकिन वहाँ पर एक दूसरा साइंटिस्ट अपना आईडी लाना भूल गया था, जिसकी वजह से उसे अंदर नहीं आने दिया। वो डर के मारे चिल्लाने लगा और वहाँ पर एक तूफान भी आ रहा था। तब ऑफिसर ने उस आदमी के चिल्लाने पर उसे गोली मार दी और बेस को अंदर से बंद कर दिया। तूफान की वजह से भीड़ घबरा गई और भागने लगी, जिसकी वजह से जॉन का परिवार भी अंदर नहीं जा पाया। फिर जॉन ने एक वैन को रोका और ड्राइवर से उन्हें लंदन ले जाने को कहा, लेकिन ड्राइवर बोला पहले मैं पेमेंट लूंगा, जिसके लिए जॉन ने उसे अपनी घड़ी दे दी और इससे ड्राइवर मान गया और गाड़ी तेज रफ्तार से शहर से निकल पड़ी। समय रहते वो लोग तूफान से भी बच गए। ड्राइवर ने बताया कि लोग इतने मजबूर हो चुके हैं कि खाने के लिए किसी को भी मार दे। कुछ घंटे बाद वैन जंगल के बीच में थोड़ी देर के लिए रुक गई। फिर जॉन ने ड्राइवर से पूछा कि तुम्हें फ्रांस की हालत के बारे में कुछ पता है? ड्राइवर कहने लगा कि वो इलाका बहुत ज्यादा खतरनाक और मुझे तो वो एस्ट्रॉइड के खड्डे वाली बात झूठ लगती है कि वहाँ पर एक बढ़िया जमीन है, पानी है और सब कुछ ठीक है। और अचानक से उन्हें अजीब सी आवाज सुनाई दी तो उन्होंने देखा कि आसमान से अभी भी एस्ट्रॉइड के कई टुकड़े गिर रहे हैं। सभी लोगों ने तुरंत जल्दी से पेड़ों को पकड़ लिया ताकि वह हवा के साथ उड़ ना जाए। तभी वह ड्राइवर कहने लगा कि वह वैन ही मेरा सब कुछ है और वह अपनी वैन को बचाने के लिए दौड़ पड़ा, लेकिन इसी दौरान टुकड़े जमीन पर गिरने लगे और उनमें से एक ने ड्राइवर के साथ साथ वैन को भी तबाह कर दिया। जब ये टुकड़ों की बारिश खत्म हुई तो हमारे 4 बजे लोगों ने वैन से अपने बैग और काम की चीजों को निकाल लिया और वो अब पैदल ही आगे बढ़ने लगे और आखिरकार वे लंदन पहुंच गए और एक बहुत बड़ी बिल्डिंग का दरवाजा खटखटाने लगा। दरवाजा खुला पर अचानक से मैकेंजी नाम की औरत ने उन पर बंदूक तान दी, लेकिन इत्तेफाक से यह लोग मैकेंजी के पुराने दोस्त थे। उसने तुरंत बंदूक नीचे कर ली और उन्हें अंदर आने दिया। फिर उसने उन्हें बिल्डिंग के अंदर घुमाया और बताया कि यह बिल्डिंग एक रिटायरमेंट होम है, इसलिए यहाँ रहने वाले सारे लोग बुजुर्ग हैं। फिर रात में सबने खाना पीना खाया और खूब बातें करने लगे। जॉन ने अब मैकेंजी से फ्रांस के उन गहरे खड्डों के बारे में पूछा। मैकेंजी ने कहा कि मैंने अफवाहें तो सुनी है, लेकिन मैं नहीं जानती वह सच है या नहीं। रात में एलिसन सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो सो नहीं पा रही थी क्योंकि बाथरूम में जॉन बार बार खांस रहा। एलिसन को सिंक में खून दिखाई दिया। जॉन ने टालने की बहुत कोशिश की, लेकिन आखिरकार जॉन ने बताया कि रेडिएशंस की वजह से मुझे एक बीमारी है। मुझे एक साइंटिस्ट ने बताया था कि मुंह से खून आने के बाद मेरे पास सिर्फ 6 से 8 हफ्ते ही बचे। ये सुनकर एलिसन पूरी तरह टूट गई। वो कहने लगे कि हम लोग यही रुक जाते हैं 2 महीने, तुम अपने आखिरी दिन आराम से बिता लो। लेकिन जॉन ने कहा कि मैं यहाँ नहीं मरने वाला, मैं तुम्हें और हमारे बेटे को सही सलामत फ्रांस तक लेकर जाऊंगा और तुम्हारे लिए एक नया घर ढूंढने के बाद ही शांति से मर पाऊंगा। अगले दिन मैकेंजी ने उन्हें रिटायरमेंट होम में पड़ी हुई एक पुरानी गाड़ी सौंप दी ताकि वे लोग सुरक्षित अपनी जगह पर पहुंच पाए। उसने जॉन के हाथों में एक बंदूक भी थमा दी ताकि वह अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा कर सके। कुछ घंटे के बाद जब वे शहर के किनारे से गुजर रहे थे तो जॉन ने देखा कि नेट उदास लग रहा है और वह आपस में बातचीत करते हुए कोई गेम खेलने लगे और तभी अचानक एक गोली खिड़की को तोड़ते हुए सीधा अमीना को जा लगी, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई। झाड़ियों में छुपे कुछ आदमी उन पर लगातार गोलियां चलाते रहे, लेकिन उन्होंने इंजन को निशाना नहीं बनाया क्योंकि उनका मकसद कार को चुराना था। जॉन ने तुरंत गाड़ी के पीछे पोजीशन ले ली और जवाब में गोलियां चलाना शुरू कर दिया। जैसे जैसे लुटेरे पास आते गए जॉन ने उन्हें एक एक करके मार गिराया। अब सिर्फ एक आदमी बचा था, लेकिन जॉन की गोलियां खत्म हो गई। मगर एलिसन के पास दूसरी बंदूक थी और उसने आखिरी में उस आदमी को गोली मार दी, इससे पहले कि वह उन्हें कुछ नुकसान पहुंचा। एक दूसरे को तसल्ली देने के बाद उन्होंने एक गड्ढा खोदा और एमिना को दफना दिया। आगे चलने के बाद वो एक रेगिस्तानी इलाके में पहुंचे और वह समझ गए कि यह जगह इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में जो कभी समुद्र हुआ करता था। यहाँ से पानी हट चुका था तो कम से कम उन्हें बोट की जरूरत तो नहीं पड़ी। रास्ते में उन्हें कई समुद्री जहाज पड़े हुए मिले। थोड़ा आगे जाकर उन्हें कुछ लोग दिखाई दिए। थोड़ा देखने पर उन्हें पता चला कि जमीन के बीच में एक बहुत बड़ी दरार है और उन्हें इस दरार के उस तरफ ही जाना है, वहाँ पहुँचना होगा रस्सियों से बने हुए खतरनाक पुल से। ये देखकर नेट बहुत ज्यादा डर गया और कहने लगा कि ये नहीं कर सकता। तो जॉन ने अपने परिवार को हिम्मत देते हुए सबसे पहले पुल की तरफ पैर बढ़ाए। पूरा परिवार संभल कर आगे बढ़ने लगा, लेकिन तभी वहाँ पर एक तेज हवा का झोंका आया जिसकी वजह से ये जस्ट गिरने ही वाले थे, लेकिन ये बच गए और एक पहाड़ी पर जाकर पहुंचे। वहाँ से 2 सीढ़ियां दूसरी तरफ जा रही थी। लोग सीढ़ियों के बीच में ही पहुंचे थे। अचानक से जोरदार भूकंप आ गया। किस्मत से तीनों में से कोई भी नहीं गिरा। वह तीनों आगे बढ़ने लगे कि तभी अचानक से दूसरा भूकंप आया। इस बार दोनों तरफ की चट्टानें टूटने लगी। जल्दी रस्सियों से बना हुआ पुल भी टूट गया। कई सारे लोग खाई में नीचे गिरकर मारे गए। दूसरी सीढ़ी पर मौजूद एक आदमी यह देखकर डर गया और उसने जल्दी से दूसरी तरफ पहुंचने के लिए अपने आगे लगे हुए आदमी को धक्का दे दिया, जिसकी वजह से वो खाई में गिर गया। लेकिन फिर वह सीढ़ी पूरी फिसलने लगी, इसलिए वह आदमी छलांग मार के नेथन के ऊपर कूद गया। इसी के साथ दूसरी सीढ़ी नीचे खाई में गिर गई। परिवार ने नेट को पकड़ लिया जबकि वह आदमी फिसल कर अपनी मौत की तरफ चला गया। नेट के माँ बाप ने उसको
वापस ऊपर चढ़ने में मदद की और फिर किसी तरह उसने सीढ़ी को पार कर लिया। अब उनके पास पैदल चलने के अलावा कोई चारा तो नहीं था, लेकिन चाहे वह जितना भी चलते जाए सिर्फ एक वीरान जमीन ही नजर आती थी। तभी अचानक से उन्हें गोली चलाने की आवाज सुनाई और उन्होंने डेनिस नाम के एक आदमी को उन पर बंदूक ताने हुए देखा। फिर उसने अपनी बंदूक नीचे कर ली क्योंकि उसे लगा कि ये लोग लुटेरे नहीं है। फिर डेनिस उन्हें अपनी एक फैक्ट्री में ले गया जहाँ पर उसने अपनी बेटी कमिल और अपनी पत्नी से मिलवाया। उसकी पत्नी पर रेडिएशन का बुरा असर हुआ था, वह व्हील चेयर पर थी और कुछ बोल नहीं पाती थी। डिनर के दौरान डेनिस को पता चला कि जॉन का परिवार एस्ट्रॉइड से बने हुए खड्डे तक पहुंचना चाहता है। उसने उन्हें चेतावनी दी कि वह इलाका बहुत ज्यादा खतरनाक होगा, हर तरफ से लोग खड्डे पर कब्जा करने के लिए एक दूसरे को मार रहे हों। और दूसरी तरफ नेट और कमिल के बीच में अच्छी बातचीत हुई। कमिल के पिता डेनिस रोते हुए जॉन से गुजारिश करने लगे कि क्या तुम लोग कमिल को भी अपने साथ ले जा सकते हो। वो अपनी बेटी को खुद उस खड्डे तक लेके जाना चाहते हैं, लेकिन उसकी पत्नी की हालत ठीक नहीं होने की वजह से उसे यही रुकना होगा। जॉन थोड़ा बहुत हिचकिचाया, लेकिन एलिसन तुरंत मान गई। इसके बाद कमिल अपने माँ बाप को अलविदा कहते हुए जॉन के परिवार के साथ डेनिस के वैन में बैठकर निकल पड़े। कई घंटे चलने के बाद उन्होंने गाड़ी रोक और थोड़ा सा एंजॉय करने लगे। तभी अचानक उन्हें सड़क पर कुछ गाड़ियां दिखाई दी और कई फौजियों ने उन्हें घेर लिया। तभी कमिल ने अपने पिता के जनरल दोस्त का नाम लिया और फौजियों को मना लिया कि वह उन्हें एरिया क्रॉस करने में मदद करे। रात तक वे लोग एक लड़ाई के मैदान में पहुंच गए जहां आर्मी कुछ लोगों से लड़ रही थी। एक फौजी उन्हें पीछे से ले गया ताकि वो किसी को बिना नजर आए जंगल से गुजर सके। फिर आगे कुछ तारों को पार करके एरिया और ज्यादा खतरनाक हो गया। अब उन्हें गोलियां और धमाकों से बचने के लिए जितनी तेज हो सके उतनी तेज दौड़ना पड़ा। हर तरफ लोग मर रहे थे। फिर उनके साथ वाले फौजी ने बंकर में कॉल करके बताया कि मेरे साथ सिविलियंस है और कुछ दूसरे फौजियों ने उन्हें आगे बढ़ते रहने को कहा। जितना हो सकता था वे उन्हें कवर देते रहे। वे सब आगे बढ़ते रहे। जंग के लिए तैयार की गई एक सुरंग तक पहुंच गए जहां जॉन बुरी तरह खांसने लगा और लगभग गिर पड़ा। सुरंग के अंदर से गुजरते हुए उन्हें कई लाशें मिली। आखिर में वे एक सीढ़ी तक पहुंचे और उनके साथ आए हुए फौजी ने उन्हें जंगल में भेज दिया, यह कहकर कि बस सीधे चलते रहना जब तक कैंप न मिल जाए। सुबह होने पर वे आखिरकार मिलिट्री कैंप तक पहुंच। कमिल ने कुछ पहाड़ियों की तरफ इशारा किया जो पहले वहां नहीं थी और फिर जॉन ने हिसाब लगाया कि वह अपनी मंजिल के बहुत करीब आ चुके हैं। जब उन्होंने डेनिस के दोस्त के बारे में एक फौजी से पूछा तो उन्हें पता चला कि वह तो मर चुका है और अब ये वाला फौजी उनकी मदद करने में इंटरेस्टेड नहीं है। इसलिए जॉन ने उसे बताया कि मेरे पास कुछ ही दिन बचे हैं भाई, मैं बस अपने परिवार को बचाना चाहता हूँ। एक आदमी ने उन पर तरस खाया और उन्हें अपनी बस में जगह दे दी। जॉन का परिवार और कुछ और लोग बस में बैठ गए जो उन्हें उनकी मंजिल तक ले जाए, लेकिन रास्ते में एक धमाका होने की वजह से सफर रुक गया और बस को चारों तरफ से लुटेरों ने घेर लिया। इसके लिए एक फौजी बाहर निकलकर लड़ने लगा, लेकिन लुटेरों ने उसे तुरंत गोली मार दी। फिर एक बदमाश ने ड्राइवर को भी मार दिया और सभी को बस से उतरने पर मजबूर किया। जॉन ने अपने परिवार को तो बाहर भेज दिया, लेकिन खुद पीछे ही रुक गया ताकि उस लुटेरे पर झपट सके। आवाज सुनते ही बाहर से जब एक दूसरे लुटेरे ने अंदर जाने की कोशिश की तो पैसेंजर्स में से एक ने उसके सर पर पत्थर मार दिया। तभी बस के अंदर से 2 गोलियां चलाने की आवाज आई। जॉन अपने हाथ में बंदूक लिए बाहर निकला और सब लोग खुश हो गए, लेकिन जॉन को भी गोली लग चुकी थी। सब लोग बस में बैठ गए। नेट ने जॉन के घाव पर दबाव बनाए रखा और एलिसन ने बस चलाई। कुछ ही देर में वह एक नए बने हुए पहाड़ की चोटी तक पहुंच गए और परिवार जॉन को संभालते हुए तब तक चलता रहा जब तक उन्हें अपनी मंजिल नहीं दिख गई। सभी अफवाहें सच निकली। एस्ट्रॉइड से बना हुआ यह खड्डा एक बेहद खूबसूरत जगह थी जहां उपजाऊ जमीन थी, कोई प्रदूषण नहीं था। एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए यह बेहतरीन जगह है। लेकिन उसी पल जॉन गिर पड़ा। उसके परिवार ने हर तरफ से उसे घेर लिया। उसकी मौत से पहले एक आखिरी बार अलविदा कहने के लिए जॉन की मौत पर सब लोग फूट फूट के रोने लगे और आखिरकार नेट ने अपने पिता के लिए वही प्रार्थना की जो उसने पहले सुनी थी। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।